आइए, स्वागत है आपका LT GRC GDC की टेस्ट सीरीज में। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 पर चर्चा करने हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और जो भी सदस्य हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और इसमें आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप फ़ोन नंबर से हमसे बात करके इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका। और 2018 में आप सबको हम बता दें कि हमारे जो रिज़ल्ट रहे हैं वो लगभग 100% रहे हैं। तो इन्हीं उम्मीदों से और इन्हीं भरोसे के साथ हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता में हम अपना अहम महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। टेस्ट सीरीज़ 3 पर आज हम बात करने चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन एक 1857 के विद्रोह से सही सुमेलित नहीं है। 4 घटनाएं दी गई हैं और इन्हीं 4 घटनाओं में से आपको एक घटना बतानी है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला है लखनऊ 4 जून 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, झांसी 11 मई 1857 और मेरठ 10 मई 1857। आप सभी को पता है कि मेरठ जो 1857 की क्रांति है, इसका आगाज़ मेरठ छावनी से हुआ था। और इसमें जो झांसी का विकल्प दिया गया है, विकल्प सी, ये गलत है। जून 1857 में झांसी से क्रांति का आगाज़ महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प सी गलत होगा, बाकी सभी विकल्प सही हैं। और लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में 34वीं NI रेजिमेंट के जवान थे मंगल पांडे, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि बैरकपुर छावनी विद्रोह का 1857 की क्रांति से संबंध नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 है जो पोप बेनेडिक्ट से संबंधित है। पोप बेनेडिक्ट जो 16वें थे, इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बता दें कि यह जर्मनी के मूल निवासी थे और 600 वर्षों में पहले पोप थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। यानी क्वेश्चन 2 का विकल्प डी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, संगीत की टंपा शैली का विकास किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। संगीत की टंपा शैली की शुरुआत आपको बता दें पंजाब से इसकी उत्पत्ति हुई थी और ऊँट सवारों के लोकगीत से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसे परिष्कृत और विकसित होने का अवसर मिला मोहम्मद शाह के शासनकाल में। यानी क्वेश्चन 3 का आंसर डी होगा। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को, यानी वृक्ष को, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जड़ों से जल प्राप्त करना होता है। जड़ों के माध्यम से जल छाल के माध्यम से पेड़ की पत्तियों तक पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को जाइलम कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जब भोजन बनता है तो भोजन पेड़ पौधों के सभी अंगों तक फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा, जल, यानी जाइलम के लिए जल जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट पर ज्वार आता है। गलत है। पृथ्वी पर 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार आता है। बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, ये कथन भी गलत है। बेंगुएला आपको बता दें अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। बेंगुएला दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। विकल्प बी भी गलत है। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिक होती है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि महासागरों का पानी सबसे ज़्यादा जो खारापन आता है वो खारापन कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिकतम है। यदि सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में हों तो लघु ज्वार की स्थिति आती है। यह कथन भी गलत है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। यानी 180 अंश का कोण जब बनता है तो बृहद ज्वार आता है और जब 90 अंश का कोण बनता है तो लघु ज्वार आता है। विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही होगा।
और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हम आप तक सुचारू रूप से पहुंचा पा रहे हैं हमारे प्रिय छोटे अनुज मनोज कुमार जी के सहयोग से, जिन्होंने बहुत असीम प्यार मुझ पर दर्शाया है और मैं उनके प्यार और सम्मान का ऋणी हूं। और आप सबको बता दूं कि इस चैनल को खूबसूरत बनाने में वो अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़े हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं उनके बेहतर भविष्य की, और हम मनोज जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। ये यूट्यूब चैनल पर आज आप हमारी क्लास को बेहतर ढंग से सुन पा रहे हैं, इसके लिए हमारे छोटे भाई प्रिय अनुज मनोज को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सम्मिलित करना है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे पेप्टिक वर्ण, डेंगू, फीलपाँव और मलेरिया। तो यहाँ आपको बता दें पेप्टिक वर्ण जो होता है ये विषाणु जनित रोग है। डेंगू जो है आप सभी जानते हैं ये जो है विषाणु जनित रोग है, और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, और जो फीलपाँव जिसको आप हाथी पाँव कहते हैं ये जो है कृमि से होता है। तो कुछ बीमारियां हैं, यानी इन बीमारियों को सम्मिलित करना, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वैदिक काल में एक कर चुकाया जाता था, कर लिया जाता था, जिसे भाग दुह कहते थे। भाग दुह जो है ये राजस्व कर जमा करने वाला होता था। ये भाग दुह कौन अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारियों को भाग दुह कहा जाता था। और प्राकृतिक रेशम का प्रमुख घटक क्या है? तो आपको बता दें प्राकृतिक रेशम का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प बी सही होगा। रेशम जो है ये रेशे फाइब्रोजन से बने होते हैं, और रेशम के जो रेशे होते हैं फाइब्रोजन से बने होते हैं, और यह एक अघुलनशील विटामिन है, ये भी विशेष ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ घटनाएं आपको मैंने उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। तो आइए बात करें, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बार बार बताना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप उस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को आप मात्र 151 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं जी। और हमारे जो पढ़ाने का अनुभव है आपको बता दें कि हम 2009 से ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हम जब ग्रेजुएट में थे तब भी हमने पहली बार IAS मेंस वाले बच्चों को पढ़ाया था। फ़िलॉसफी जैसा सब्जेक्ट जो हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना गया था, उस समय बच्चे बहुत मानते थे मुझे। तो चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं, और सब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आपकी परीक्षा में सफल होने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं और उन घटनाओं का आपसे पूछा गया है इसमें कौन सी घटना अंतिम थी। 4 घटनाएं हैं: जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो यहाँ आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल पर हुआ था 1921 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 से 1924 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। होम रूल आंदोलन यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था 1916 से 1918 के बीच में। तो इसमें सबसे अंतिम घटना है मोपला विद्रोह, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका जुड़ा हुआ है ये जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के रिहायशी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर करता है। जी हाँ, भारत अभी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, भारत को आयात करना पड़ता है, यानी कथन दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रभावित न हो। क्वेश्चन नंबर 11, इससे सतत विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास, निर्वहनीय विकास के नाम से जाना जाता है।
सतत विकास या निर्वहनी विकास का सब सरल शब्दों में मतलब यही है कि हम और आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस तरह से करें कि हमारे आप के बाद जो पीढ़ियां आएँ उनकी आवश्यकताएं प्रभावित ना होने पाएँ। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो समान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, इल्तुतमिश रजिया के पिता, और हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, और शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। तो यहाँ आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सी गलत है। हमीदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं की पत्नी थी और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की माँ थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। और आपको यहाँ एक बता दें, एकमात्र महिला हैं मुग़ल काल में जिन्होंने पुस्तक लिखा हुमायूंनामा। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना फारसी भाषा में किया। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रजिया के पिता इल्तुतमिश थे और शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी, जो कि गलत है। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे फिर पूछा गया है, कौन ऐसा है जो नीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। तो पर्यावरण संरक्षण करना राज्य का भी कर्तव्य है और हमारा आपका भी कर्तव्य है, यानी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है। तो ये है आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ विद्वान दिए गए हैं और उनको सम्मिलित करना है। इसमें है जनसंख्या उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। और सामने उसके विद्वान हैं, उन्हीं विद्वानों के साथ इनको सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी होगा। यानी आप ध्यान दीजिए, उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन ने दिया था। सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत जो है हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन का है। और जनसंख्या का खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस का है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा। यहाँ कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, हेमावती और लक्ष्मण कावेरी नदी की सहायक हैं, प्राणहिता जो है ये गोदावरी की सहायक हैं, जो कि महानदी लिखा हुआ है। यानी 16 का आंसर सी होगा। मालप्रभा तुंगभद्रा जैसी नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.8% वन है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 9.96% वन और वृक्षावरण है। और ये इसका मतलब कथन एक गलत है। दूसरा यह है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये बात सही है, यानी कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.96% भूभाग पर वन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम पहुंच रहे हैं 18 पर। निम्नांकित में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही बात कह रहा है। इस मिट्टी में लौह अयस्क और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। ध्यान रखें, इस मिट्टी में लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कथन 2 गलत है। यहाँ विशेष ध्यान रखें कि लेटराइट मिट्टी में चूना, पोटास, फास्फोरस और मैग्नीशियम की क्या होती है, कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से बदल दिया गया है। 2021-22 से 2025-26 तक ये योजना चालू रहेगी।
और मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना 2021 में किया गया है। विशेष ध्यान देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा डी, कीटनाशक। और क्वेश्चन नंबर 21 है, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया था। और इसके पश्चात अधिनियम 1909 भी दिया हुआ है। तो अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो छोड़ दी जाए तो आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यदि इसे गैस को किसी व्यक्ति को सुंघा दिया जाए या किसी भी व्यक्ति को, तो वो हंसते हंसते पागल भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा सी, शांति घोष। ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी जरूर थी, लेकिन शांति घोष का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है। इसमें मातगिनी हजारा और कनकलता बरुआ और अरुणा आशफ अली, और अरुणा आशफ अली तो ग्वालियर टैंक में भारत का तिरंगा फहराया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कुछ सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, इसका उत्तर होगा सी, इगारका जो है ये चीन, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी आपके जो है सम्मिलित हैं। तो इसमें बंदरगाह है और उसको सम्मिलित करना है। और इसमें कुछ झील दी गई हैं, उन झीलों को बताना है कौन सी झील सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर सी, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर ए होगा। ओनेगा झील कनाडा में नहीं है, ओनेगा झील रूस में है, जबकि बैकाल गहरे पानी की सबसे बड़ी झील है जो रूस में है। माराकायो वेनेजुएला की है और मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका की झील है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप आएँ तो प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक एजोला, तो ध्यान रखिएगा एजोला ये बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको बहुत पूछता रहता है। तो एजोला को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर सी, एजोला। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन निर्धनता के प्रकार हैं? इसमें उत्तर पूछ रहा है कि कितने प्रकार की निर्धनता होती है। तो निर्धनता पूर्ण निर्धनता होती है, सापेक्ष निर्धनता होती है और व्यक्तिपरक निर्धनता होती है। तो निर्धनता 3 प्रकार की होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी होगा, यानी चौथा सही नहीं है। तो पूर्ण निर्धनता होगी, सापेक्ष निर्धनता होगी, व्यक्तिपरक निर्धनता होती है। और क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो राडोन लिखा हुआ है, जबकि ये रेडान होना चाहिए, इसमें प्रिंट आउट में मिसिंग हुआ है। तो रेडान, क्रिप्टन और आर्गन ये नोबल गैस हैं, जबकि एक्टिनियम जो है ये नोबल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? यहाँ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आपके शरीर में जो है कह सकते हैं आप कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। तो अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाओं से, ध्यान रखना है, ये जो बीटा प्रश्न में है यही कभी कभी आपकी परीक्षा में उत्तर में आ जाता है। तो बीटा कोशिकाओं से ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इसकी अधिकता और इसकी कमी दोनों ही हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। यदि इसकी अधिकता हो जाए तो व्यक्ति जो होता है
एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिसको इंसुलिन घात कहा जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी इसी इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर चुना गया दूसरी बार? तो यह हैं सुनील चोपड़ा जी जो है ये भारतीय मूल के व्यवसायी हैं जो लंदन के दूसरी बार मेयर बने हैं। लंदन बरो के दूसरी बार मेयर बने हैं सुनील चोपड़ा जी हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित पेशवाओं का क्रम दिया गया है। इसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव, माधवराव। इसमें पहले बालाजी विश्वनाथ होंगे, फिर आपके पास बाजीराव आएंगे, इसके बाद माधवराव आएंगे, इसके बाद नारायण राव का क्रम होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प बी होगा। और लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा में 3 साल से लगातार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को इस बार उसने फिर पीछे में इस क्वेश्चन को पूछा है, थोड़ा सा घुमा करके। तो जानते रहें ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कुछ पुस्तकें दी गई हैं और कवित्री दी गई हैं, तो इसको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आंसर जो है सुमेलित नहीं है, वो है डी। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है, विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी विशेष ध्यान रखेंगे। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जबकि मनरेगा, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। यानी 34 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत आसान है, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 अलिंद और 2 निलय, केवल 4 चैम्बर होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको सुमेलित करना है कि दर्रा है और राज्य दिए गए हैं। तो माना दर्रा उत्तराखंड में है, आघिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है और दीफ दर्रा उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो होगा सही सुमेलित है, तो नीति दर्रा उत्तराखंड में ये सही सुमेलित किया गया है, बाकी सुमेलित नहीं है। हमने आपको बता भी दिया कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, दीफू दर्रा ऐसे दर्रे हैं जो उत्तराखंड में हैं, और जो आघिल दर्रा है ये है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये भी विशेष ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किया जा रहा है, तो यह हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना हरियाणा में किया जा रहा है। इसके पश्चात आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसको SDG कहा जाता है। ये इसको हम किसी दिन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाना चाहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल बन रहा है, जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं हम आपको बता दें। SDG 10 का संबंध असमानता की कमी से है। SDG 13 का संबंध यानी 13 का संबंध जलवायु की कार्रवाई से है। SDG 14 का संबंध जल के नीचे जीवन से है। SDG 15 का संबंध भूमि पर जीवन से है। तो इसे आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, और अलकनंदा भागीरथी के संगम के पश्चात इन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो देवप्रयाग से। अंतिम प्रश्न का उत्तर है, कुछ सुमेलित करना है। अनुच्छेद 324 आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति आयोग का, और अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर डी है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप सबको बताना चाहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सब उसे ज्वाइन करें। टेलीफोन नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं और आज आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और हमारे 15 सालों के अनुभव का लाभ आप उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।